नमस्कार दोस्तों, हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में हमने आरबीसीज पढ़ ली, ल्यूकोसाइट्स शुरू की। तो ल्यूकोसाइट्स में हमने शुरुआत में स्टडी किया, दो तरीके की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स से हमने दोस्तों शुरुआत कर दी थी। आज के इस सेशन में हम देखेंगे ल्यूकोसाइट्स के जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसके जो 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दोस्तों क्या है, एग्जाम्स के हिसाब से जब भी कोई इंफेक्शन होगा, जब भी कोई ट्रॉमा होगा, तो सबसे पहले इंफेक्शन की साइट पर पहुंचने वाली सेल्स जो हैं डिफेंस के लिए, माइक्रोब से डिफेंस के लिए सबसे पहले इंफेक्शन की साइट पर पहुंचने वाली सेल्स जो हैं, डब्ल्यूबीसी जो हैं, वो कौन होती हैं? न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स इस हिसाब से क्या होती हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, दौड़ करके जाती हैं जब भी कोई इंफेक्शन हो जाता है। तो दौड़ने के लिए, ज्यादा दौड़ने के लिए दोस्तों, मोटे लोग दोस्तों ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, तो ये बहुत ही स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, फास्ट होती हैं, मोटाइल होती हैं, दौड़ करके तुरंत की तुरंत इंफेक्शन साइट पे जाएंगी और अपना काम करेंगी। कैसे करेंगी देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब इंफेक्शन हो जाता है कहीं पर या ट्रोमा है, तो वहां पर बुलाता कौन है भाई इनको? जो भी जहां पर भी साइट पर इंफेक्शन हो जाता है वो अफेक्टेड टिश्यू मींस इंफेक्शन से जो अफेक्टेड टिश्यू है वो कुछ रिलीज करता है दोस्तों, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। और उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कीमोटैक्सिन्स। क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सिन्स। और ये कीमोटैक्सिन्स ही क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स को इंफेक्शन की साइट पर अट्रैक्ट करने का काम कौन करते हैं? कीमोटैक्सिन्स। एक तरीके के दोस्तों केमिकल्स हैं। कौन रिलीज करता है? जो अफेक्टेड टिश्यू है, जो टिश्यू इंफेक्टेड है वो रिलीज करता है। क्या होता है इनके रिलीज होने से? न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स बताया दोस्तों हमने, फास्ट होती हैं, दौड़ करके जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं, दौड़ करके वहां पर पहुंचेंगी, हाईली मोटाइल होती हैं। अब चीज आती है दोस्तों, दौड़ करके कहां से जाएंगी, कहां पर होती हैं? ऑलरेडी ये ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर है दोस्तों। आप सोचिए, बड़ी वेसल से जाती हुई छोटी वेसल्स लास्ट में यहां पर कैपिलरीज तक तो पहुंच गई, जो टिश्यू के जहां पर जो टिश्यू अफेक्टेड है वहां की जो एडजेसेंट कैपिलरीज हैं वहां तक तो ये पहुंच गई। अब टिश्यू के अंदर कैसे जाएंगी? इससे पहले एक चीज समझिए कि इनका जो काम करने का तरीका है वो कैसे है। ये काम करती हैं फेगोसाइटोसिस से। फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी माइक्रोब को एनगल्फ करके मींस खा करके फिर मारना, मींस एनगल्फ करके मारना दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूट्रोफिल है या कोई सेल है, और कैसी सेल है दोस्तों? जो फेगोसाइटोसिस करने में कैपेबल है, और ये माइक्रोब है। तो ये क्या करती है? अपनी मेम्ब्रेन को देखिए इधर करेगी, अंदर की तरफ में मोड़ेगी, ये माइक्रोब को अंदर में लेगी, यहां पर अंदर लेकर के इसको ब्रेक डाउन कर लेगी और अंदर में कर लेगी, यहां पर नई मेम्ब्रेन बना करके अंदर कर लेगी दोस्तों। फिर इसके जो कैसे एंजाइम्स, फेगोसाइटिक एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, फेगोसाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, फेगोसाइटिक एंजाइम्स। ये फेगोसाइटिक एंजाइम्स किसमें होंगे? इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं दोस्तों, और वो ग्रेन्यूल्स जो फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स हैं उसके अंदर किस तरीके के ग्रेन्यूल्स होते हैं? मैक्सिमम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स दोस्तों पढ़ेंगे अभी हम। लाइसोसोम्स का मतलब लाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। लाइटिक का मतलब दोस्तों किसी चीज को गला करके खत्म कर देने वाले एंजाइम्स होते हैं। कौन? लाइसोसोम्स के अंदर लाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स को दोस्तों एक नाम और देते हैं, सेल का एक ऑर्गेनल है, एक सेल ऑर्गेनल है, और इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अगर बाहर इसकी वेसल, इसकी मेम्ब्रेन से अगर बाहर निकल आए तो क्या होगा? उस सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे। इसलिए हमें इन्हें सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं दोस्तों, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, लाइसोसोम्स। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रोफिल्स तो पहुंच गई कहां तक? कैपिलरी तक। और यहां पर दोस्तों ये एडजेसेंट टिश्यू है। अब उस टिश्यू तक कैसे पहुंचेंगी ये? मतलब कि कैपिलरी से बाहर कैसे निकलती हैं? एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये कैपिलरी से निकलेंगे दोस्तों, पैरों से चल करके। आप बोलोगे साहब ऐसे पैर कहां से आ गए, उसके नाम ही ऐसे दिमाग में रखना है दोस्तों, डायपिडेसिस। एक तरीके से वो जिस तरीके से निकल करके जाती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डायपिडेसिस, मींस पैरों पर चल के जाती हैं। पैर कहां से आ गए, एक्चुअल में पैर नहीं होते दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब कोई ये छोटा रास्ता है, बचपन में याद है दोस्तों, खेलते कूदते समय हम ऐसे सिकुड़ करके उसके अंदर से निकल जाया करते थे, ऐसे ही ये न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज आउट होती हैं। कहां से, कैपिलरी से, किसमें, टिश्यू के अंदर स्क्वीज आउट होती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायपिडेसिस। इसका नॉर्मल अगर इंग्लिश टर्म पढ़े हम इसको तो क्या बोलेंगे, कौन हो रही है दोस्तों, ये ल्यूकोसाइट्स। एक तरीके की क्या है न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स हैं। तो इसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन। क्या नाम देंगे दोस्तों हम इसको, ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन। ल्यूकोसाइट किसके लिए हमने यूज में लिया, इन न्यूट्रोफिल्स के लिए यूज में लिया। एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, आउट होना, वेजेशन का मतलब वेसल से। वेसल क्या, कैपिलरी, कैपिलरी से बाहर निकलना। किसका, डब्ल्यूबीसी का। कौन सी डब्ल्यूबीसी, जो भी फेगोसाइटोसिस करती हैं उन डब्ल्यूबीसी का, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स का कैपिलरी से बाहर निकलना, स्क्वीज आउट होना ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन कहलाता है, और इसी को हम बोलते हैं डायपिडेसिस। एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूट्रोफिल्स इंफेक्शन की साइट पर कैसे पहुंचती हैं, कैसे निकलती हैं, किससे, कैपिलरी से, वेसल से कैसे निकलती हैं, ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन से। यह भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए टर्म क्या है, डायपिडेसिस। अब न्यूट्रोफिल्स के अंदर, न्यूट्रोफिल जो फेगोसाइटोसिस करती हैं तो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कैसे करती हैं दोस्तों, हमने बताया ऑलरेडी। इसके जो लाइसोसोम्स हैं, इसके लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इनको खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं दोस्तों इनको। एक चीज, न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पान पता होना चाहिए। आरबीसीज का हमने पढ़ा था दोस्तों, कितना होता है, 120 डेज होता है, क्लियर। ऐसे न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पान कुछ आवर्स के लिए ही होता है, 6 घंटे से लेकर के 9 घंटे तक का इनका लाइफ स्पान होता है दोस्तों, ज्यादा नहीं टिकती हैं। 6 से 9 घंटे तक का ही लाइफ स्पान होता है किसका, न्यूट्रोफिल्स का। अब दोस्तों एक चीज आप लोग देखते हो, कभी जब भी इंफेक्शन की साइड पे हम जीत जाते हैं, या मींस इंफेक्शन की साइड पे एक तरीके से लड़ाई हो रही है, तो वहां पर क्या पड़ जाती है दोस्तों, पस बन जाती है। आपसे कोई पूछ ले उस पस के अंदर होता क्या क्या है भाई। जब लड़ाई होती है, आर पार का युद्ध होता है, तो दोस्तों इधर के सैनिक भी मरेंगे, उधर दुश्मन के सैनिक भी मरेंगे, और वहां के लोकल रेजिडेंट जहां पर लड़ाई चल रही है दोस्तों, वहां पर भी विनाश होता है, वहां पर भी लोगों की डेथ हो जाती है। तो क्या क्या होता है दोस्तों पस के अंदर, देखिएगा आप इस चीज को। माइक्रोब्स कैसे वाले दोस्तों, अक्सर लगभग डेड माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स होंगे दोस्तों वहां पर। फिर दूसरी चीज, क्या चीजें, फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स। कौन सी सेल्स, केवल डेड सेल्स दोस्तों, डेड फेगोसाइट्स मिलेंगी आपको वहां पर, डेड फेगोसाइट्स। और यहां पर फेगोसाइट्स कौन थी दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा और क्या होंगी, डेड प्लस लाइव, डेड प्लस लाइव टिश्यू सेल्स। ये होती हैं दोस्तों किसी भी पस के अंदर। माइक्रोब्स डेड, डेड फेगोसाइट्स, इधर के दुश्मन, इधर के सैनिक, उधर के दुश्मन, वो दोस्तों दोनों के दोनों डेड। इसके अलावा लोकल टिश्यू की सेल्स डेड एंड लाइव, वो होती हैं पस के अंदर। कोई भी इंफेक्शन होगा सबसे पहले दौड़ के जाएंगी कौन, न्यूट्रोफिल्स। कैसे स्क्वीज आउट होंगी कैपिलरी से, डायपिडेसिस या एक्स्ट्रावेजेशन से, ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन से। कैसे मारती है माइक्रोब्स को, फेगोसाइटोसिस से। क्या लाइफ स्पान है दोस्तों, 6 से 9 घंटे का, क्लियर है। इतनी चीजें दिमाग में रखनी है न्यूट्रोफिल्स के बारे में। इतनी महाभारत तो हमने चीजों को अच्छे से समझने के लिए बता दी। फेगोसाइटोसिस में दोस्तों मारती कैसे है माइक्रोब्स को, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसके लाइसोसोम्स ग्रेन्यूल्स होते हैं दोस्तों। ग्रेन्युलोसाइट्स में पढ़ रहे हैं हम इसको, किसको, न्यूट्रोफिल्स को ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर पढ़ते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई ग्रेन्यूल है इनके अंदर, और वो ग्रेन्यूल्स कौन से होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं दोस्तों। इओसिनोफिल्स कौन सी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, सबसे पहली बात तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आती हैं। और किस तरीके के ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, जो कि लेबोरेटरी में एसिड डाई होती है, एक एसिड डाई, और उस डाई का नाम क्या है, इओसिन। और इस इओसिन के साथ में कैसा कलर टेकअप कर लेती हैं, कैसे डाई को टेकअप कर लेती हैं दोस्तों, रेड कलर टेकअप कर लेती हैं। इसलिए मैंने इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल्स भी बोलते हैं।
एसिड डाई है दोस्तों, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एसिडोफिल्स। अब ये क्या काम करती है और कैसे करती है? फेगोसाइटोसिस कर सकती हैं क्या? फेगोसाइटोसिस जी कर सकती है, ये भी फेगोसाइटोसिस, लेकिन ऑलरेडी न्यूट्रोफिल्स थी, इनकी क्या जरूरत है दोस्तों? लेकिन ये फेगोसाइटोसिस तो कर सकती है, लेकिन स्पेशल काम करती है दोस्तों। जो बड़े वम्स होते हैं दोस्तों बॉडी के अंदर, मींस पैरासाइटिक वम्स हैं, पैरासाइट्स हैं, उनको खत्म करने का काम करती हैं। तो क्या बड़ी चीजों को इन फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से खत्म किया जा सकता है क्या? दोस्तों सेल तो ऐसे नगण्य मात्र होती हैं अपने आप में खुद, ठीक है। और दूसरी बात, जिनको ये मारती है मींस कौन? माइक्रोब्स, वो भी इन्हीं की तरह से होते हैं। अब आप सोचिए, इओसिनोफिल भी छोटी सी सेल है इस तरीके की, वर्म हुआ दोस्तों इस तरीके का, उसको कैसे खत्म करेगी दोस्तों? तो ये कैसे खत्म करती है? ये रखती है दोस्तों एक स्प्रे। कौन सा स्प्रे? हिट वाला स्प्रे, और उसके ऊपर जाकर के छिड़क देती हैं वर्म्स के ऊपर। वाकई में ऐसा होता है क्या? ऐसे ही याद रख लीजिएगा, इओसिनोफिल्स के पास में एक होता है स्प्रे, केमिकल का स्प्रे होता है दोस्तों, उसको जाकर के वर्म्स के ऊपर छिड़क देती हैं और उनको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं। इसका मतलब इओसिनोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं क्या? जी होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स वर्म्स को बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्म्स को बॉडी से एलिमिनेशन में कौन सी डब्ल्यूबीसीज काम में आती हैं? वो है दोस्तों इओसिनोफिल्स। आप देखिएगा दोस्तों, कभी भी एलर्जिक इन्फ्लामेशन में आपसे पूछ लिया जाए, इसके अलावा मींस वर्म्स का तो किया ही किया, इसके अलावा कोई भी एलर्जिक इन्फ्लामेशन है, जैसे कि राइनाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई दोस्तों, तुरंत दौड़ करके ये इओसिनोफिल्स ही वहां पर जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। और आप देखना दोस्तों, इन्फ्लामेशन में लोकल टिश्यू जो है दोस्तों, जो एरिथमा है, वो आप समझ लीजिए इओसिनोफिल्स की वजह से ही है। कैसे होता है दोस्तों? क्या इनका कलर होता है क्या? जी नहीं, इनके टॉक्सिक, इनके केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये इन्फ्लामेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। कौन? इओसिनोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो केमिकल ग्रेन्यूल्स हैं, वो लोकल इन्फ्लामेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। अब ये तो एक्टिव हो गई, अब इनको रोकेगा कौन? इनको रोकेगा दोस्तों हिस्टामिनेज। हिस्टामिनेज मतलब कि हिस्टामिन पर काम करने वाला एक एंजाइम। बेसोफिल्स क्या है दोस्तों? इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अल्कली लविंग होती हैं, ये अल्कली लविंग सेल्स हैं। किसका, कौन सी डाई का कलर लेती हैं दोस्तों? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू का कलर जो है वो टेकअप कर लेती हैं। कैसी हैं? ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसलिए कोई ना कोई ग्रेन्यूल्स होगा। और इनके ग्रेन्यूल्स कौन होते हैं दोस्तों? हिस्टामिन्स एंड हिपेरिन। हिस्टामिन्स एंड हिपेरिन जो है इनके ग्रेन्यूल्स होते हैं दोस्तों, एंड हिपेरिन, और ये ही इनके ग्रेन्यूल्स हैं दोस्तों। हिस्टामिन्स भी पढ़ेंगे हम सेपरेटली, हिपेरिन को तो पढ़ेंगे दोस्तों एक ड्रग के रूप में भी हम स्पेशली। तो ये होती हैं बेसोफिल्स। ये कब एक्टिवेट होती हैं दोस्तों बेसोफिल्स? जब भी कोई एलर्जन जो है वो कांटेक्ट में आएगा, एलर्जन जो कांटेक्ट में आएगा, तो हिस्टामिन्स जो है वो रिलीज होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स क्या होती हैं दोस्तों? जिनके जो ऐसी ल्यूकोसाइट जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, वो प्रेजेंट हैं या नहीं हैं? नहीं होते दोस्तों। कितनी होती हैं? हमने स्टडी किया दोस्तों लास्ट टाइम में, 25 से लेकर के 50% तक होती हैं। वो कितनी होती है ग्रेनुलोसाइट्स? 50 से 75% तक होती हैं। तो ये 25 से 50% तक है। एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मेनली कौन कौन सी सेल्स आती हैं? दो तरीके की सेल्स हैं दोस्तों। कौन कौन सी? एक होती है मोनोसाइट्स, एक दूसरे तरीके की सेल्स होती हैं दोस्तों, वो होती हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, दोनों को हम एक एक करके यहां पर स्टडी करने वाले हैं। मोनोसाइट्स की बात करें दोस्तों, तो एक चीज तो इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट दिमाग में रख लेना कि ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज हैं। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज इन्हीं दोस्तों लार्जेस्ट ब्लड सेल्स भी हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वो सबसे बड़ी होती हैं तीनों सेल्स में से। तो ये
इन WBCs में भी से भी सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? मोनोसाइट्स होती हैं। अब कैसी होती है दोस्तों, कहां पर होती है? कुछ एक मोनोसाइट्स तो क्या करती हैं? ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं, ठीक है जी। और क्या काम करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं? वही फेगोसाइटोसिस वाला काम करती हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स कर रही थी। लेकिन इनमें से कुछ एक सेल्स क्या करती हैं? टिश्यूज में माइग्रेट कर जाती हैं और वहां जाकर के दोस्तों थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। नाम तो दोस्तों वही मैक्रोसाइट से बनी है, वही मोनोसाइट से बनी है, लेकिन अब इनको हम बोलने लग जाते हैं मैक्रोफेजेज। क्या बोलने लग जाएंगे दोस्तों इनको? मैक्रोफेजेज। डिफरेंस समझिएगा, मोनोसाइट्स जो है वो लार्जेस्ट WBCs हैं, जो मोनोसाइट्स यानी कुछ मोनोसाइट्स तो क्या करती हैं? ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं और काम करती है कैसे? फेगोसाइटोसिस के थ्रू। उन्हें हम बोलते हैं फेगोसाइटिक मोनोसाइट्स, फेगोसाइटिक मोनोसाइट्स। लेकिन कुछ मोनोसाइट्स जो हैं वो कहां पहुंच जाती हैं? टिश्यूज के अंदर पहुंच जाती हैं। और इन टिश्यूज के अंदर पहुंच करके जो मोनोसाइट टिश्यूज के अंदर पहुंच गई उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोफेजेज। अब एक चीज रिकॉल कीजिएगा दोस्तों, आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा था? मोनोसाइट मैक्रोफेजेज सिस्टम। याद आ रहा है दोस्तों आरबीसी जो हैं वो कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं? मोनोसाइट मैक्रोफेजेज सिस्टम। और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या? रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या करने का काम करता है दोस्तों? फेगोसाइटोसिस के थ्रू या तो आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन का काम तो कर ही रहा है, केवल आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन का काम करता है क्या? जी नहीं, बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। और कैसे? वही फेगोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। और भी तरह से कुछ काम करता है क्या? जी, चाहे से मोनोसाइट्स ले लीजिए, चाहे से मैक्रोफेजेज ले लीजिए, ये एक केमिकल रिलीज करती हैं दोस्तों जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन बहुत सारे तरीके के होते हैं दोस्तों, 1, 2, 3। और दूसरा क्या रिलीज करती हैं दोस्तों? साइटोकाइंस। इंटरल्यूकिन 1 किस पे एक्ट करता है दोस्तों? जब भी टेम्परेचर का नाम है बॉडी के अंदर, समझिएगा इस चीज को, इंटरल्यूकिन काम करेगा हमेशा हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस को जाकर बोलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाइए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाइए। और यही रीजन होता है दोस्तों इन्फेक्शन में क्या आता है? फीवर आता है। जब भी कोई इन्फेक्शन है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम काम कर रहा है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है जिससे फीवर आता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज दोनों की दोनों ही एक साथ में काम करती हैं। इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज करती हैं और साइटोकाइन से भी रिलीज करती हैं। इसका दोस्तों हम ब्रीफ में अगर नाम पढ़ते हैं तो आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेजेज सिस्टम के थ्रू होता है। काम तो वैसे ही कर रही है जैसे कौन कर रही थी? न्यूट्रोफिल्स कर रही थी, वैसे ही तो काम कर रही है। कौन? मैक्रोफेजेज भी, मोनोसाइट्स भी। दोस्तों मैक्रोफेजेज जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स की बजाय में ज्यादा पावरफुल होती हैं और लॉन्ग लिविंग होती हैं। न्यूट्रोफिल्स का आपने दोस्तों लाइफ स्पान पढ़ा था 6 घंटे से 9 घंटे का। मैक्रोफेजेज को लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि न्यूट्रोफिल्स की लाइफ बहुत कम है और उनकी बजाय में ज्यादा स्ट्रेंथ से माइक्रोब्स के अगेंस्ट में एक्ट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा दोस्तों, जो कोई टिश्यू जो है इन्फेक्टेड टिश्यू जो है उसमें कोई इनडाइजेस्टिबल मटेरियल आ गया दोस्तों, जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, उसको वॉल ऑफ करने का काम करती है ये कौन? मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। वॉल ऑफ का मतलब सेपरेट करने का काम करती हैं। समझ नहीं आया दोस्तों? थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। रेजिस्टेंट टीबी के केसेज में क्या होता है? रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई है और उनके साथ में जो इनहेल्ड ऑर्गेनिक डस्ट हैं दोस्तों, उनको रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया
और ऑर्गेनिक डस्ट की जो पार्टिकल्स हैं दोस्तों उनको सील ऑफ कर देता है कौन? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम दोस्तों, पॉकेट्स बना देता है उनके अलग से सेपरेट, जो कि आपको एक्सरे में नजर भी आती हैं। इसके पॉकेट्स जो है आपको नजर भी आएंगे। तो दोस्तों वो काम किसका है? रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक जो डस्ट होती है जो इनहेल्ड होती है उसके सेपरेट पॉकेट्स बन जाते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है दोस्तों दो जगहों में, एक तो आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड समझिएगा, एक ट्यूबरकुलोसिस के केसेज में, रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के केसेज में जो टीबी के जो बेसिलाई है प्लस जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक डस्ट जो है जो इनहेल्ड है उसको वॉल ऑफ करने का काम कौन करता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ही करता है। इसके अलावा मैक्रोफेजेज जो है वो न्यूट्रोफिल से कैसे डिफरेंट है? वैसे ही काम करती हैं जैसे कि कौन कर रही हैं? न्यूट्रोफिल्स करती हैं, लेकिन लॉन्ग लिविंग है और ज्यादा पावरफुल है। लिम्फोसाइट्स दोस्तों, लिम्फोसाइट्स का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? इम्यूनिटी का दिमाग में आएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट से रिलेटेड। लिम्फोसाइट्स में दोस्तों क्या होता है? कुछ एक सेल्स तो क्या करती हैं? ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती रहती हैं। किसकी तरह से? जैसे वो हम मोनोसाइट्स पढ़ रहे थे कि कुछ ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, कुछ क्या होती है? टिश्यू के अंदर माइग्रेट कर जाती है। जो टिश्यू के अंदर माइग्रेट कर गई थी उनको हमने मैक्रोफेजेज का नाम दे दिया। लेकिन लिम्फोसाइट्स ब्लड के अंदर तो बहुत ही कम होती हैं दोस्तों, जो सर्कुलेट करने वाली हैं। तो फिर एक्चुअल में ज्यादा कहां होती हैं? टिश्यूज के अंदर होती हैं। और कौन से टिश्यू दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू को बोलेंगे हम लिम्फ टिश्यू। और लिम्फ टिश्यू दोस्तों मेनली बॉडी के अंदर कौन सा? एक तो दोस्तों लिम्फ नोड्स एंड दूसरा स्प्लीन। लिम्फ नोड्स और स्प्लीन के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेंगी कौन? लिम्फोसाइट्स, और ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हुई बहुत कम नजर में आएंगी आपको। क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का, मेनली लिम्फोसाइट्स कौन से टिश्यूज के अंदर पाई जाएंगी? सिंपल तो लिम्फ टिश्यू, लेकिन लिम्फ टिश्यू में क्या? लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, और कुछ लिम्फोइड टिश्यूज भी दोस्तों, जैसे अपना टॉन्सिल्स होते हैं। दोस्तों जब ये बन रही होती है मतलब कहां पर? बोन मेरो में। और भी कहां पर बनती है कि लिम्फोसाइट्स? जी बनती है दोस्तों लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर भी बनती हैं। तो अपने डेवलपमेंट के समय में ही दो तरीके की बन जाती हैं। एक होती है इनमें से टी सेल्स, एक कहते हैं इनको बी सेल्स। याद रखिएगा दोस्तों, जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है किसका? लिम्फोसाइट्स का, मतलब बन तो गई प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, लेकिन जब डेवलप होती है, डिफरेंशिएट होती है, जिस तरीके से आरबीसी डिफरेंशिएशन के समय में अपना न्यूक्लियस गंवा देती है, अपना न्यूक्लियस लूज कर देती है, वैसे ही लिम्फोसाइट्स तो बन गई एक बार मेन, लेकिन जब बन रही हैं तो उसके बाद में डिफरेंशिएशन के समय में कुछ एक बन जाती हैं टी सेल्स, कुछ एक बन जाती हैं बी सेल्स। अब ये टी सेल्स क्या है, बी सेल्स क्या है दोस्तों, हमें यहां पर समझने की जरूरत है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। टी सेल्स भी क्या देंगी? ऑब्वियस सी बात है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। लिम्फोसाइट्स की बात है तो ये भी क्या करेंगी दोस्तों? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। डिफरेंस क्या हुआ? टी सेल्स जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी सेल्स किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं दोस्तों? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ नहीं आया ये टी सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड का मीनिंग क्या है? सेल मीडिएटेड का मतलब है दोस्तों कहां काम करेंगी? इंट्रासेलुलर का मतलब दोस्तों जो बैक्टीरिया, मतलब किसी भी तरीके का माइक्रोब जो है, मतलब जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है कोई, या फंजाई है, वो सेल के अंदर आ गया है। इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मीनिंग साफ साफ समझिए दोस्तों, इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करती हैं। और इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में किस तरीके से काम करती हैं? साइटोकाइन्स का रिलीज करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इनका मोड ऑफ एक्शन, किसका? टी सेल्स का। साइटोकाइन्स रिलीज करके, और कैस में? इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। और इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसे याद रख लोगे दोस्तों? इसको टीसी के नाम से ध्यान में रख लेना। टी सेल्स सेल मीडिएटेड कैसे एक्ट करती है? साइटोकाइन्स रिलीज करके। किन के अगेंस्ट में? इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। समझ में आई दोस्तों चीजें? तो वैसे ही बी सेल्स कैसे एक्ट करती हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो कैसे?
एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में क्या रिलीज करेंगी? एंटीबॉडीज रिलीज करके। एंटीबॉडीज दो दोस्तों आप समझ लीजिएगा, एंटीबॉडीज जो हैं वो ये बी सेल्स ही हैं, जितनी भी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हैं। एक और डिफरेंस है दोस्तों इस सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में, टी सेल्स जो दोस्तों किस तरीके के एंटीजेंस के अगेंस्ट में काम करती हैं? केवल प्रोटीन वाले एंटीजेंस के अगेंस्ट में काम करती हैं, यानी कि केवल प्रोटीन एंटीजेंस को ही रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, लेकिन बी सेल्स जो हैं वो हर तरीके के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, यानी पॉलीसेकेराइड्स वाले को भी, फॉस्फोलिपिड वाले को भी, न्यूक्लिक एसिड वाले को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। वो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आता है टी सेल्स और बी सेल्स से, और DSSB में तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टी सेल्स किस तरीके की? सेल मीडिएटेड। बी सेल्स किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड कैसे काम करेगी दोस्तों? साइटोकाइंस रिलीज करके। ये कैसे काम करेगी? ऑब्वियस सी बात है, एंटीबॉडीज रिलीज करके। टी सेल्स किस पे काम करती है? इंट्रासेल्यूलर माइक्रोब्स पे। ये कैसे काम करती हैं दोस्तों? एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स पे। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में दिमाग में रखनी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? टी सेल्स की वजह से होती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी सेल्स की वजह से होती है। समझ में आता है दोस्तों। और इसे हम एक नाम और देते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को, और वो क्या नाम देते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। पढ़ेंगे दोस्तों हम सेपरेटली जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ेंगे इम्यूनिटी के अंदर। प्लेटलेट्स दोस्तों कैसी होती है? डिस्क शेप की होती है, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों उनकी शेप एंड साइज को लेकर के, शेप तो दोस्तों डिस्क शेप की होगी, लेकिन साइज की बात करें तो तीनों ब्लड सेल्स के अंदर सबसे छोटी ब्लड सेल्स कौन होती हैं? प्लेटलेट्स ही होती हैं। इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्यों बोलते हैं दोस्तों इनको थ्रोम्बोसाइट्स? क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स हैं किनमें? तीनों ब्लड सेल्स में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में। सबसे छोटी कौन? प्लेटलेट। सबसे बड़ी कौन? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में से भी सबसे बड़ी कौन सी दोस्तों? मोनोसाइट्स जो है लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं। बनती कहां है दोस्तों? वही रेड बोन मेरो में बनती है, सबको आइडिया है। लेकिन क्या कोई हार्मोन है क्या जो इनके बनने को अफेक्ट करता है, जो इनके सिंथेसिस को अफेक्ट करता है? जी है। जिस तरीके से एरिथ्रोपोइटिन था आरबीसीज के लिए, वैसे ही प्लेटलेट्स के लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन। और ये थ्रोम्बोपोएटिन, अब दूसरी चीज आपको इसको दिमाग में रखनी है, एरिथ्रोपोइटिन कहां से रिलीज हो रहा था? किडनी से। थ्रोम्बोपोएटिन कहां सिंथेसाइज होता है दोस्तों? कहां से प्रोड्यूस होता है? कहां से रिलीज होता है? लिवर से। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल काउंट क्या है दोस्तों इनका? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक का अलग अलग बुक में अलग अलग रेफरेंसेस मिल जाएंगी दोस्तों, लेकिन बेस्ट रेफरेंस है आपके लिए पास में, बेस्ट रेफरेंस वैल्यू है दोस्तों प्लेटलेट्स की 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इनकी नंबर होती है, इनकी वैल्यू होती है प्लेटलेट्स की। बॉडी के अंदर जितनी प्लेटलेट्स हैं क्या हमेशा सर्कुलेट करती रहती हैं क्या? जी नहीं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड बात है, हमेशा सारी के सारी प्लेटलेट्स सर्कुलेट नहीं होती। 1/3 ऑफ टोटल प्लेटलेट्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहां पर? स्प्लीन के अंदर एज ए रिजर्वेशन दोस्तों रिजर्व्ड रहती हैं। तो वो रिजर्वेशन स्टोर है दोस्तों, रिजर्व्ड स्टोर है इनका। कहां पर? स्प्लीन के अंदर। कितनी का प्लेटलेट्स दोस्तों? 1/3 ऑफ टोटल एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्प्लीन के अंदर स्टोर रहती हैं। स्प्लीन के अंदर रहेंगी दोस्तों, एक अकेले ऑर्गन में, एक अकेले टिश्यू के अंदर। और इसका रीजन क्या है दोस्तों? जब भी कभी हैवी ब्लीडिंग हो गई दोस्तों, उस समय में ये इमरजेंसी स्टोर है। एग्जामिनर कैसे भी पूछ लेगा। प्लेटलेट्स का इमरजेंसी स्टोर कहां पर है? स्प्लीन के अंदर है। कितना है? 1/3 ऑफ टोटल। यहां पर दोस्तों एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्प्लीन के अंदर होता है। जब भी जरूरत होगी, इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तब इसको यूटिलाइज किया जाएगा। प्लेटलेट्स का नंबर भी दोस्तों कहीं पर बढ़ जाता है क्या? जैसे आरबीसी बढ़ जाती हैं। जी, हाई एल्टीट्यूड पर और ज्यादा कोल्ड वेदर होता है वहां पर, उन पर्सन्स में प्लेटलेट्स का नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है।
प्लेटलेट्स का नंबर घट भी जाता है क्या? जी दोस्तों, घट जाता है। किसमें? कीमोथेरेपी में, स्पेशली रेडियो में भी क्या? जी रेडियोथेरेपी में भी घट जाता है। तो क्या प्लेटलेट्स का नंबर घटता है क्या? जी नहीं, सभी का घटता है, लेकिन सिग्निफिकेंटली प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स का घटने से सिचुएशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? पीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, प्लेटलेट्स के नंबर कम होगा। तो किस चीज का रिस्क है? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, हमेशा दिमाग में रखना। इसीलिए कैंसर के वो पेशेंट जिनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चल रही है, प्लेटलेट काउंट बार बार कराया जाता है कि पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिक तो नहीं हो रहा, प्लेटलेट्स का नंबर तो नहीं गिर रहा। प्लेटलेट्स का नंबर गिरेगा तो टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगी दोस्तों ज्यादा। एग्जामिनर चाहे जैसे पूछ लेता है दोस्तों इस क्वेश्चन को। आपको कोई पूछ ले कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के पेशेंट को किसके लिए मॉनिटर करना है? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है। क्यों? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है उसको। अब इन प्लेटलेट्स का दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कहां पर है? हीमोस्टेसिस में। किसमें भाई? हीमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस नहीं दोस्तों, हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब ब्लड, ब्लीडिंग, स्टेसिस को मतलब दोस्तों रोकना, स्टॉप करना। हीमोस्टेसिस किसका रोल है? प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो हीमोस्टेसिस के दोस्तों हम स्टेप्स पढ़ेंगे। एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ना है तो दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे एग्जाम्स के हिसाब से, क्योंकि थ्योरी हमें उतनी ज्यादा नहीं पढ़नी। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई पॉइंट छूटना भी नहीं चाहिए, उसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। दोस्तों जब भी चोट लगती है, जब भी इंजुरी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी इंजुरी होगी? ब्लड वेसल्स की इंजुरी होगी। ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होती हैं। क्लियर है? अब ये जो ब्लड वेसल जो डैमेज हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है वहां से। अब ये ब्लीडिंग कैसे रुकेगी? उसका जो प्रोसेस है वही हीमोस्टेसिस है दोस्तों। और उस प्रोसेस में प्लेटलेट्स का क्या रोल है, अदर फैक्टर्स का क्या रोल है, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली स्टेप दोस्तों हीमोस्टेसिस की, और उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर स्पाज्म। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर स्पाज्म। दूसरे तरीके से बोले तो दोस्तों वेजोकंस्ट्रिक्शन। समझ में आ गया दोस्तों? वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना, ल्यूमन का क्या हो जाना दोस्तों? नैरो हो जाना। समझ सकते हैं दोस्तों, जो ब्लड वेसल कट गई है, इंजुरी हो गई है, डैमेज हो गई है, ब्लड वेसल नैरो हो जाए तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग है वो कम होगी, ब्लड का लॉस जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? वेस्कुलर स्पाज्म होता कैसे है? वेजो कंस्ट्रिक्शन होता कैसे है? जब कभी भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। तो कैसे होता है दोस्तों? जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है, क्या होगा? प्लेटलेट्स आकर के वहां पर एडहर हो जाती हैं। प्लेटलेट्स जो आकर वहां पर क्या होंगी? एडहर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो स्टिकी हो जाती है थोड़ी सी, तो वो वहां पर आकर के एडहर हो जाती हैं और रिलीज करती हैं दोस्तों क्या? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का नाम सुना है दोस्तों? हैप्पी हॉर्मोन्स में नाम आता है इसका। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन रिलीज करती हैं, और सीरोटोनिन एक तरीके का वेजोकंस्ट्रिक्टर है। वेजोकंस्ट्रिक्टर है, यानी वेसल्स को क्या करेगा? नेरो करेगा, ब्लड वेसल्स को नेरो करेगा। ब्लड जो है वो थोड़ा सा धीमा बहेगा, उसका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड वेसल खुद भी कुछ अलग तरीके के केमिकल जो है वो रिलीज करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दोस्तों थ्रोम्बोजेंस। ये भी एक तरीके से ब्लड का वेसल वेजोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों इंक्लूसिव ब्लड वेसल क्या होती है? ब्लड वेसल जो इंक्लूसिवली क्या हो जाती हैं? नेरो हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं वेस्कुलर स्पाज्म। किसका रोल था दोस्तों? प्लेटलेट्स का रोल था क्या? जी था। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है, वहां पर सबसे पहले जाकर के ये एडहर होती हैं, स्टिकी हो जाती है इनकी सरफेस। अब दोस्तों क्या ऐसे भी हो जाती है क्या? जी नहीं दोस्तों। जब तक किसी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब तक किसी ब्लड वेसल की एंडोथीलियम जो है, एंडोथीलियम समझते हैं दोस्तों, इनर मोस्ट लेयर, एंडोथीलियम जो है वो इंटैक्ट है, तब तक वहां पर कभी भी प्लेटलेट्स जाकर के एडहर नहीं होंगी। तब तक प्लेटलेट्स कभी एडहर नहीं होंगी दोस्तों वहां पर। इसका मतलब प्लेटलेट्स कहां एडहर होती है? ब्लड वेसल पे। जहां पर भी
जहां पर भी एंडोथीलियम की स्मूथनेस, ये दोस्तों ब्लड वेसल और नॉर्मल है, कभी भी यहां पर ब्लड वेसल पे प्लेटलेट जाकर एडर नहीं होंगी। लेकिन आप देखिए दोस्तों, ये यहां पर कट गई थी, तो यहां पर इसकी जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो गई, मान लीजिए यहां पर, तो ब्लड वेसल, तो प्लेटलेट्स जो यहां पर जाकर के इकट्ठी हो जाएंगी। इसके अलावा भी कोरोनरी ब्लॉकेज में दोस्तों, कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज में भी इनका कोई रोल है क्या? जी रोल है दोस्तों, वो उल्टा हो जाता है, भारी पड़ता है। जैसे ही थोड़ा बहुत भी प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है दोस्तों, इसका मतलब एंडोथीलियम की जो कंटिन्यूटी वो नहीं रही और प्लेटलेट्स वहां पर जा जाके इकट्ठा हो जाती हैं, और इस वजह से थ्रोम्बस बन जाता है और आर्टरी को दोस्तों वो ब्लॉक करने लग जाता है। यही तरीका है वो दोस्तों प्लेटलेट्स का खुद कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देने का। प्लाक फॉर्मेशन में थोड़ी सी भी एंडोथीलियम की कंटिन्यूटी, स्मूथनेस नहीं रही, प्लेटलेट्स वहां पर जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, जबकि वहां पर कोई चोट नहीं लगी है। तो दोस्तों एक स्टेप हो गई वेस्कुलर स्पाज्म या वेजोकंस्ट्रिक्शन। दूसरी स्टेप क्या होती है? प्लग फॉर्मेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यहां पर भी प्लेटलेट्स का रोल है क्या? जी रोल है, नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। यहां पर देखिए दोस्तों, ये इंजर्ड साइट है, यहां पर प्लेटलेट्स जाकर के एडर हुई। अब क्या होगा दोस्तों? ये और ज्यादा प्लेटलेट्स को वहां पर अट्रैक्ट करेंगी, प्लेटलेट्स को न्योता देती हैं दोस्तों और ज्यादा। किस तरीके से? जिस तरीके से हम नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पढ़ रहे थे दोस्तों, वैसे ही ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। हीमोस्टेसिस जो होता है दोस्तों, एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के इन्फ्लुएंस में काम करता है कौन? हीमोस्टेसिस। क्योंकि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो है, कैसे? जहां पर एक बार प्लेटलेट्स जाकर इकट्ठा हो गई, वहां पर और प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? प्लेटलेट्स जो है वो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि दोस्तों एनर्जी मॉलिक्यूल है एटीपी के बाद में, वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू और प्लेटलेट्स को वहां पर अट्रैक्ट करती हैं, और प्लेटलेट्स आकर के वहां पर इकट्ठा होने लग जाती हैं। अब भाई और आकर इकट्ठी हो गई, इसका मतलब इन्होंने यहां पर क्या बना दिया? एक तरीके से प्लग बना दिया, बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो ये टेम्पररी प्लग बना देती हैं एक तरीके से, कि भाई एक बार तो जो दोस्तों पाइप फूट जाती, टूट जाती, तो हम कोशिश करते हैं ना कपड़े से, थैली से रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें पता नहीं रुकने वाला, लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से प्लेटलेट्स भी अपना प्लग फॉर्मेशन बनाने का काम करती हैं किसी भी वेसल पे आकर के, इस तरीके से कि और ज्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगी। किसके थ्रू हो रहा है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू हो रहा है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कितना टाइम लग जाता है दोस्तों? 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में। 2 स्टेप्स पढ़ ली दोस्तों हमने, क्या क्या? एक वेस्कुलर स्पाज्म यानी वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसमें 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। किस तरीके से काम करता है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से काम करता है। अब आती है दोस्तों हीमोस्टेसिस की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप, और कौन सी? ब्लड क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन। इतनी देर क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हीमोस्टेसिस का मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं है, कभी भी समझ लीजिएगा दोस्तों। हीमोस्टेसिस डजंट मीन ब्लड क्लोटिंग। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग का स्टॉप होना, और ब्लड क्लोटिंग जो है हीमोस्टेसिस का एक तरीके से स्टेप है, जिसे हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन और हीमोस्टेसिस में डिफरेंस है क्या? जी है, कोगुलेशन हीमोस्टेसिस की एक स्टेप मात्र है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स क्या है दोस्तों? इसमें बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स काम में आते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स काम में आते हैं। और दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर्स कितने हैं टोटल? अभी पढ़ेंगे दोस्तों। टोटल 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, पहले 13 हुआ करते थे, अब एक को हटा दिया, क्लोटिंग फैक्टर उसको नहीं मानते, तो 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। मतलब कि अब ये तुरंत जागे हुए हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, ये सारे के सारे इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। आप बोलोगे साहब इनएक्टिव स्टेट में क्यों होते हैं? जी जरूरी है, सही है। अगर ये एक्टिवेटेड स्टेट में हुए तो हमारे रनिंग ब्लड को ऑलरेडी क्या कर देंगे? क्लॉट कर देंगे, तो इनका इनएक्टिव रहना ही ठीक है दोस्तों। अब ब्लीडिंग हो रही है तो रोकना जरूरी है ब्लीडिंग को, इसका मतलब अब इनको जगाना पड़ेगा, इन कुंभकर्णों को जगाना पड़ेगा दोस्तों। 12 कुंभकर्ण जो हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा।
कौन जगाएगा दोस्तों? ये आपस में ही जगाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि यार जाग जाओ, वहां ब्लीडिंग हो रही है, उसको स्टॉप करना है। और इनको जगाने के चक्कर में दोस्तों दो जगह पर प्रोसेस चल रही होती है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। दो पाथवे होते हैं और उनका कंबाइंड रूप से दोस्तों जब फाइनल पाथवे बनेगा तो इनके एक्टिवेशन में फाइनल पाथवे का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है या फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना। अब दोस्तों वापस बताते हैं हम इस चीज को। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या चीज है? हमने क्या पढ़ा दोस्तों? 12 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, किसमें? ब्लड कोलिकुलेशन में। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सारे के सारे इनएक्टिव होते हैं, एक्टिवेट करना पड़ेगा। दो पाथवे दोस्तों जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन पाथवे के रिजल्ट में जो बाद में जो फाइनल पाथवे होगा उससे ठीक पहले जो दोनों पाथवे यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का कॉमन रिजल्ट क्या है दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना है। तो एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोगुलेशन का या ब्लड क्लोटिंग के फाइनल पाथवे का फर्स्ट प्रोडक्ट या फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि वो दो पाथवे क्या चीज है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि उनका रिजल्ट जो है ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है, डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? ब्लड क्लोटिंग, कोगुलेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो कोगुलेशन में दो पाथवे काम करते हैं, और कौन कौन से पाथवे दोस्तों? एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, नाम से समझाएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। एक होता है एक्सट्रिंसिक है, तो दूसरा क्या हो गया? इंट्रिंसिक पाथवे। समझिएगा दोस्तों, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर, इंट्रिंसिक का मतलब अंदर। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर कहां? हम दोस्तों ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की बात कर रहे हैं, ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लड वेसल्स से हो रही है। तो ब्लड वेसल्स के बाहर कहां दोस्तों? टिश्यू में। तो टिश्यू क्या ब्लड वेसल्स अकेली डैमेज हो गई क्या? जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाहर जो टिश्यू है, उसके सराउंडिंग जो टिश्यू है वो भी डैमेज हुआ है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे टेक्स प्लेस इन टिश्यू, विच वन? जो कि डैमेज हुआ है, डैमेज्ड टिश्यू दोस्तों। क्लियर है? जो सराउंडिंग डैमेज टिश्यू है उसके अंदर काम करता है कौन? एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे कहां पर काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अंदर। अंदर का मतलब कहां पर? ब्लड वेसल्स के अंदर। कोई कंफ्यूजन है क्या दोस्तों किसी को? डैमेज्ड ब्लड वेसल के अंदर काम करेगा कौन? इंट्रिंसिक पाथवे। दूसरी लैंग्वेज में कहें, एक्सट्रिंसिक पाथवे आउटसाइड द ब्लड वेसल, ये इनसाइड द ब्लड वेसल। क्लियर है? दोनों के दोनों किसके पाथवे हैं दोस्तों? ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन के पाथवेज हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें, सारी की सारी चीजें बताएंगे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। सारी की सारी चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। एक्सट्रिंसिक पाथवे ब्लड वेसल्स के बाहर, तो बाहर कहां? डैमेज टिश्यू में। इंट्रिंसिक पाथवे ब्लड वेसल्स के अंदर। दूसरी चीज, एक्सट्रिंसिक पाथवे बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है दोस्तों, और इंट्रिंसिक पाथवे कंपैरेटिवली स्लो होता है। फास्ट है तो कितनी देर में हो जाता है दोस्तों? विद इन सेकंड्स से पूरा हो जाता है, ये कुछ मिनट्स में पूरा होता है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। एक्सट्रिंसिक पाथवे कहां चल रहा है दोस्तों? ब्लड वेसल के बाहर। कहां पर? टिश्यू में। तो टिश्यू कुछ रिलीज करता है क्या? जी रिलीज करता है दोस्तों। क्या रिलीज करेगा? टिश्यू फैक्टर रिलीज करता है दोस्तों। क्या रिलीज करता है? टिश्यू फैक्टर, जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इंट्रिंसिक पाथवे कहां पर दोस्तों? अभी हम पढ़ रहे थे, कौन से वाला? जो क्या चल रहा था? ब्लड वेसल्स के अंदर जो चल रहा था। और क्या हो रहा था उसमें? प्लेटलेट्स की एडहेरेंस हो रही थी। क्या हो रहा है दोस्तों इसमें? वही चल रहा होता है जो हम पढ़ रहे थे, प्लेटलेट्स की एडहेरेंस जो है वो चल रही होती है। यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों मिलकर के कोगुलेशन में कैसे काम करते हैं? एक्सट्रिंसिक ब्लड वेसल के बाहर, ये ब्लड वेसल के अंदर फास्ट होता है, ये स्लो होता है, सेकंड्स में काम कर जाता है, मिनट्स लेता है दोस्तों। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो डैमेज टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, इंट्रिंसिक में प्लेटलेट्स जो है वो एडहेर होती हैं। अब दोस्तों ये दोनों मिलकर के, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब यहां से दोस्तों
चीजें शुरू होंगी, उन क्लोटी फैक्टर्स को एक्टिवेट करने वाली चीजें। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये तो थे दोस्तों एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक पाथवेज। अब इसके बाद में आएगा फाइनल कॉमन पाथवे या फिर कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे, तो उस कॉमन पाथवे की, तो अलग अलग चल रहे थे दोस्तों, अब कॉमन एक ही जगह पर चलेगा। और उस कॉमन पाथवे का फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना ही कॉमन पाथवे का फर्स्ट स्टेप है। कॉमन क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? अब वो एक ही जगह पर चलेगा, ये बाहर बाहर सेपरेट चल रहा था। क्लियर है चीज? हाँ, दोनों की जितनी भी चीजें बताई दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स का। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, नाम से समझो दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट करेगा किसको? इसी को, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला। इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किस पे काम करेगा? प्रोथ्रोम्बिन पर काम करेगा दोस्तों, दिमाग में रखिए दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का इसका मतलब ये कैसी स्टेट में है? ये इनएक्टिव स्टेट में है। इसी प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन ही बनाएगा, लेकिन कैसी स्टेट में दोस्तों? एक्टिव स्टेट में ले आएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए दोस्तों। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर काम करता है किसके ऊपर? प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर। जो इनएक्टिवेटेड है उसको एक्टिवेटेड बना देता है। अब प्रोथ्रोम्बिन का नाम देखिए दोस्तों, मतलब किसका? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से पहले का। इसका मतलब अब ये थ्रोम्बिन पे काम करेगा। किसके ऊपर? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कैसा है दोस्तों? इनएक्टिव है। इस थ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है कौन? प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर दोस्तों? ये चीजें समझ में आनी चाहिए। इससे ज्यादा इजी कौन बताएंगे दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलेगा, प्रोथ्रोम्बिन में बदलेगा। प्रोथ्रोम्बिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? थ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा और उसे एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब ये थ्रोम्बिन, एक्टिव थ्रोम्बिन जो है किस पे काम करेगा दोस्तों? फाइब्रिनोजन। नाम सुना है दोस्तों फाइब्रिनोजन का? जी सुना होगा, हमने बताया था क्लोटिंग फैक्टर है। प्लाज्मा प्रोटीन भी एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन है, और सबसे ज्यादा क्लोटिंग फैक्टर दोस्तों यही होता है, फाइब्रिनोजन पे काम करेगा। फाइब्रिनोजन दोस्तों क्या होता है? सोल्यूबल होता है। इस पर कौन काम करेगा? थ्रोम्बिन काम करेगा। थ्रोम्बिन जो इस पे काम करके क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिन, फाइब्रिन कैसा होता है दोस्तों? इनसोल्यूबल। ये सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन से हैं। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बिन बदलता है। फाइब्रिनोजन कैसा होता है दोस्तों? सोल्यूबल या इनसोल्यूबल? सोल्यूबल होता है। फाइब्रिन कैसा होता है? इनसोल्यूबल होता है। क्लियर? और जब ये फाइब्रिन बन गया दोस्तों, तो ये स्टेबलाइड क्लॉट फॉर्मेशन बना देता है। ये अब स्टेबलाइड क्लॉट फॉर्मेशन है, एक तरीके से जालियां बन गई दोस्तों, उसके अंदर प्लेटलेट्स और आकर के इकट्ठा होती रहेंगी, और अब जाकर के क्लॉटिंग हो गई है। क्लॉटिंग होती है तो दोस्तों उसमें से जो सीरम है जो नीचे इकट्ठा हो रखा था, वो स्क्वीज होकर के, हम देखते हैं कई बार क्लॉटिंग पर है ना, निकल के हल्का सा जो पानी की तरह से जो लिक्विड बाहर निकल के आता है, क्या होता है दोस्तों? सीरम होता है, वो स्क्वीज आउट हो जाता है वहां से। इसको दोस्तों हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? खरोंट का आ जाना, ये बोलते हैं दोस्तों, खरोंट आ जाना, ठीक है ना। तो ये फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन। क्या ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन जो दोस्तों हमें तो ऊपर से दिख रहा था, अंदर में ब्लड वेसल पे अगर ये फाइब्रिन रहेगा तो वहां पर प्लेटलेट्स जो है वो एडहर होती रहती हैं आ करके वापस, तो वो तो उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगे इस हिसाब से। तो इस फाइब्रिन को अब गलाना जरूरी है दोस्तों। कब? जब ब्लड क्लोटिंग दोस्तों ब्लड क्लोटिंग हो गई है, ब्लीडिंग रुक गई है, उसके बाद में इस फाइब्रिन को वापस गलाना जरूरी होता है। इसके लिए क्या प्रोसेस होता है दोस्तों? फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिन को लाइसिस यानी गलाना, ब्रेक डाउन करना। क्यों? क्योंकि ये हीलिंग ऑफ ब्लड वेसल के लिए जरूरी है, उसकी स्मूथनेस के लिए जरूरी है, ब्लड वेसल की स्मूथनेस के लिए जरूरी है। अदरवाइज तो जब तक दोस्तों ये चीज एक बार दिमाग में रखिएगा, जब तक कोई भी ब्लड वेसल इस तरीके से स्मूथ नहीं है, उसकी एंडोथेलियम स्मूथ नहीं है, तब तक दोस्तों वहां पर प्लेटलेट एडहेरेंस कंटिन्यू रहती है। अब दोस्तों इस डैमेज्ड ब्लड वेसल की ही कुछ सेल्स जो होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं, वो कुछ एक्टिवेटर्स रिलीज करती हैं, जो कि किसको? प्लाज्मिनोजन को किस में बदलती हैं? प्लाज्मिन में बदल देती हैं। कौन? एंडोथेलियल सेल्स की ही कुछ एक्टिवेटर्स, उनके कोई रिलीज हैं, एंडोथेलियल सेल्स ही कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, जो कि प्लाज्मिनोजन
प्लाज्मिन में एक्टिवेट करने का काम करती हैं, प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब ये प्लाज्मिन किस पर? इस फाइब्रिन पर एक्ट करेगा जो इनसोल्यूबल था। इस फाइब्रिन पर एक्ट करके कौन? ये प्लाज्मिन। और किस में बदल देता है इसको ये क्या था दोस्तों? इनसोल्यूबल था, और इसको किस में बदल देगा दोस्तों? तोड़ता है दोस्तों इसको, कोई सोल्यूबल फाइब्रिन में नहीं बदलता, इस फाइब्रिन को तोड़ देता है दोस्तों। फाइब्रिन ब्रेकडाउन करता है, और फाइब्रिन ब्रेकडाउन करके इसके सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बना देता है। इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों सोल्यूबल होते हैं। इनमें से एक नाम पढ़ते हैं दोस्तों, फाइब्रिन ब्रेकडाउन का एक नाम पढ़ते हैं दोस्तों हम। नहीं सीखने को मिलेगा दोस्तों कहीं पर, डी डाइमर। नाम सुनते हो दोस्तों? डी डाइमर क्या चीज है दोस्तों? डी डाइमर फाइब्रिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ही होता है डी डाइमर। किन केसेस में कराते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसिस के केसेस में कराते हैं ना, इस डर से कि कहीं पर थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, बाहर से तो चोट नहीं लगी हुई, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं क्लोटिंग तो नहीं हो रही, और उस क्लोटिंग से ऑब्वियस सी बात है फिर ये प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में बदल करके प्लाज्मिन उस फाइब्रिन पे एक्ट करेगा और डी डाइमर बनाएगा। तो बनता रहेगा दोस्तों, बार बार बनता रहेगा बॉडी के अंदर, तो तभी पता लगेगा ना डी डाइमर उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो वो डी डाइमर फाइब्रिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है, इसका सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है जो दोस्तों ब्लड के अंदर घुला हुआ उसके अंदर घूमता रहता है और बॉडी से बाहर निकलता रहता है। डी डाइमर के बढ़ाव आने का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा है कहीं ना कहीं। पढ़ेंगे दोस्तों हम डी डाइमर को भी डिटेल में, क्वेश्चन लेकर के आएंगे इसके ऊपर। इस कोगुलेशन के कंट्रोल का काम कौन करता है दोस्तों? हिपेरिन क्या है दोस्तों? एक तरीके का एंटीकोगुलेंट है, पता है दोस्तों। कुछ एंटीथ्रोम्बिन्स होते हैं, ऐसे ही एंडोथिलियम की जो दोस्तों स्मूथनेस है वो भी एक तरीके से अपने आप में कोगुलेशन कंट्रोल का ही काम कर रही है। अब दोस्तों आज के सेशन के लास्ट में हम कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्लोटिंग फैक्टर्स दोस्तों अभी हमने डिस्कस किए, कितने होते हैं? टोटल 12 हैं। नाम कैसे याद रखने दोस्तों? निमोनिक बने हुए आज की डेट में दुनिया में, हम ही नहीं वो तो सभी हर कोई बताता होगा। निमोनिक आपको याद रखनी है दोस्तों, एक एक करके हम आपको बता देते हैं। वो क्लोटिंग फैक्टर 1 जो है दोस्तों कौन है? फाइब्रिनोजन है। क्या है दोस्तों? फाइब्रिनोजन। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, आपको रटना पड़ेगा। और रटना कैसे दोस्तों? निमोनिक से याद रखना पड़ेगा। कैसे? फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग, 3-3 करके इस तरीके से याद रखना दोस्तों। फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग, एंड कॉल सीनियर्स, 3 और हो गए दोस्तों। फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, लेट्स कम सिंग, एंड कॉल सीनियर्स, 9। लास्ट के 3 है दोस्तों, प्लीज हैव फन। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रेशर्स फाइब्रिनोजन। सेकंड नंबर क्या है दोस्तों? पार्टी, वही अपना कौन? प्रोथ्रोम्बिन। इसका दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट। तीसरा क्या है दोस्तों? टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर का दोस्तों हमने दूसरा नाम बताया था क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद कीजिएगा दोस्तों, टिश्यू फैक्टर किसमें? एक्सट्रिंसिक पाथवे में। फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट। चौथा क्या है दोस्तों? कम लेट्स सिंग, कैल्शियम। कैल्शियम भी एक तरीके का दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर है, और रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा हुआ है। जितने 12 के 12 फैक्टर्स हैं दोस्तों सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। 5 नंबर पे आता है दोस्तों लेट्स लेबाइल फैक्टर। लेबाइल फैक्टर। 6 नंबर पे दोस्तों कुछ नहीं आता, पहले था हटा दिया दोस्तों। 7 नंबर पे कौन सा आएगा? कम लेट्स सिंग, एस। एस से बनता है दोस्तों स्टेबल फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर 8 क्या है दोस्तों? कम लेट्स सिंग, एंड ए। ए का मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर दोस्तों, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। और 9 का मतलब क्या दोस्तों? एंड कॉल सीनियर्स, सी। क्रिसमस फैक्टर, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 2 बी भी बोलते हैं दोस्तों इसको हम, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। किसको? 9 को, नोट 10। एस से आएगा दोस्तों सीनियर्स,
स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर 11 and 12, 13 PTA प्लाज्मा थ्रोम्बो एंटीसीडेंट, हेजमैन फैक्टर बहुत बार पूछ लिया दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, हेजमैन फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे दोस्तों इस पेज का हम आपको। ये आपको इस निमोनिक के साथ में याद रखना पड़ेगा, हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों। DSSP का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को लेकर के। आप सोचोगे एग्जाम्स के समय याद करेंगे, नहीं होगा दोस्तों, अब से याद करने लगेंगे। ये आपको लाइफ टाइम आपके दिमाग में छप जाने चाहिए सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं दोस्तों। DSSP के हिसाब से आज हम 2 वोकाबलरी देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। दो वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दो वोकाबलरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की, वो DSSP की डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी हैं 3-4 बार, जो हमारी नोटिस में है, पता नहीं कितनी बार हुई होंगी तो हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वोकाबलरी हैं दोस्तों। और इंग्लिश में दोस्तों आप जब इतनी चीज़ें जो हम आपको बताएंगे इतनी याद करके लेके जाओगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपने इंग्लिश में कर दिए ना, इसका मतलब समझ लेना कि नया पार लग जाएगी। 10 इंग्लिश और 10 जीके, बाकी में दोस्तों 50 मतलब 60-70 आप क्रॉस कर गए, मतलब नया पार लग जाएगी दोस्तों DSSP में। तो एक टर्म आता है दोस्तों, टर्म तो क्या बोलेंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम टर्म बोलने लग गए हैं तो बार बार। एक वोकैबुलरी है दोस्तों सर्क्यूटस, इसका प्रोनाउंसिएशन तो बनता है दोस्तों सर्किटस, कुछ भी बोलिएगा दोस्तों, सर्किटस, इस तरीके से। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, क्या दिख रहा है दोस्तों आप इसके अंदर, सर्किल। एक्चुअली ये वर्ड कहां पर यूज किया जाता है, ये किसी जर्नी के लिए दोस्तों या फिर किसी रूट के लिए ये टर्म जो है वो, ये वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। सर्किटस जर्नी या रूट में। सर्किल दोस्तों आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट तो नहीं है, सीधा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब कैसे है, घूम घूम करके है दोस्तों। इसका मतलब होता है राउंड अबाउट, इसका मीनिंग होता है दोस्तों राउंड अबाउट। सबसे पहले दोस्तों हम इसके मीनिंग बता रहे हैं, मीनिंग का मतलब सिनोनिम्स बता रहे हैं, इसी के मिलते जुलते शब्द। मतलब बहुत लंबा रास्ता दोस्तों, लॉन्ग बट नॉट डायरेक्ट, ठीक है ना। ऐसा रास्ता, ऐसी जर्नी, ऐसा रूट जो कि बहुत ही लेंथ में है, बहुत ही लंबा है दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। ऐसी चीज जो है वो दोस्तों सर्किटस है, राउंड अबाउट दोस्तों, घूम घूम करके। इसका मतलब और क्या बोल सकते हैं, ट्विस्टिंग बोलते हैं दोस्तों, ट्विस्ट आ गया दोस्तों, घुमाव आ गया कोई चीज, ट्विस्टिंग। इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट, ऊपर लिखा दोस्तों हमने। ये सारे के सारे दोस्तों इसके मीनिंग है सर्किटस के। सर्किटस के मतलब है दोस्तों जो लंबा रास्ता है बट डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब नॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या फिर जो स्ट्रेट नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, राउंड अबाउट या फिर ट्विस्टिंग दोस्तों। आज एनर्जी लेवल दोस्तों थोड़ा सा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ये तो दोस्तों हो गए इसके सर्किटस के मीनिंग, सर्किटस के मीनिंग, लंबा रास्ता बट नो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नो डायरेक्ट, ट्विस्टिंग, राउंड अबाउट। ये किसी जर्नी या रूट के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, मतलब इसके अपोजिट क्या होंगे, अपोजिट यही हो जाएंगे जो अभी हमने पढ़े। हमने इसको क्या पढ़ा, नॉट डायरेक्ट, इसका मतलब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। हमने पढ़ा नॉट स्ट्रेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम स्ट्रेट, राइट। और भी क्या दोस्तों, टू द पॉइंट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। DSSB के एग्जाम के अंदर आ रखा है दोस्तों, सर्किटस का एंटोनिम बताइए, स्ट्रेट। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक दोस्तों टर्म और पढ़ेंगे, एक वोकैबुलरी हम आज और पढ़ेंगे, और वो क्या है, टर्म है दोस्तों पिकेंट, PIQUANT। पिकेंट का मतलब क्या हो दोस्तों, जो कोई खाने पीने की चीज के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, पिकेंट। और किस तरीके का खाना पीना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है, प्लीजेंट है, ठीक है, लेकिन साथ में टेस्टी है, प्लीजेंट है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा स्पाइसी है,
साथ में ये मेन कंडीशन है दोस्तों, ऐसा खाना जो टेस्टी है, प्लीजेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। टेस्टी, प्लीजेंट, स्पाइसी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, एक ही लाइन में हमने इसका मीनिंग बताया है। ऐसा खाना जो कि बहुत टेस्टी है, प्लीजेंट है, लेकिन स्पाइसी भी है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे हम बोलते हैं पिकेंट। क्लियर है? तो इसके दोस्तों सिनोनिम्स, इसके पर्यायवाची शब्द, इसके सेम वर्ड्स वाले, इसके सेम मीनिंग वाले शब्द क्या हो जाएंगे? और स्पाइसी आया दोस्तों यहां पर। टेंगी दोस्तों, कोई चिप्स आती हैं शायद टेंगी टैंग के नाम से, ऐसा कुछ। टेंगी, स्पाइसी, फ्लेवरफुल। दोस्तों दो वर्ड्स ही बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे। अगर आज से लर्न करने लगोगे तो 120 दिन है दोस्तों अभी तक आपके पास में, बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। सवाल ही नहीं होता कि ये दो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों पक्का। वोकाबुलरी से 2 क्वेश्चन किस तरीके से, या तो आपको एंटोनिम पूछ रखा है या फिर सिनोनिम पूछ रखा है। 2 क्वेश्चन 100% नोट कर लीजिएगा। ये चीजें हम बता देंगे दोस्तों आपको क्या क्या पूछने वाले हैं। जो 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आएंगे उनमें क्या क्या आएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन आपको हम बता देंगे दोस्तों। चीजें आपको बढ़ानी पड़ेंगी दोस्तों। 2 क्वेश्चन तो वोकाबुलरी के पक्के समझ लीजिएगा आपको। पिकेंट का मतलब स्पाइसी, टेंगी, फ्लेवरफुल। क्लियर है? सॉल्टी भी बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्पाइसी और टेंगी ही है। लेकिन आप ये भी याद रख लेना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? ये तो दोस्तों आपको हेल्थ से रिलेटेड जब हम डाइट पढ़ते हैं तो दोस्तों क्या डाइट पढ़ते थे हम? एक ब्लेंड डाइट पढ़ते थे ना। क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम है किसका? पिकेंट का। पिकेंट का सबसे इंपॉर्टेंट अपोजिट या एंटोनिम क्या है? ब्लैंड डाइट आप पढ़ते हो दोस्तों, मतलब स्पाइसी का अपोजिट, जो स्पाइसी नहीं हो, जिसके अंदर नमक मिर्च मसाला ज्यादा नहीं हो। इसके अलावा टेस्टलेस भी हो जाएगा दोस्तों। हमने बोला बहुत ही ज्यादा टेस्टी और प्लीजेंट। ठीक है, तो टेस्टलेस फूड हो गया दोस्तों। टेस्ट थोड़ा ना आता है दोस्तों, ब्लैंड डाइट के अंदर नहीं आता। बेचारा बीमार आदमी मन मार करके खाता है, लेकिन क्या करे। इसके अलावा उसमें हमने क्या लिखा था दोस्तों? फ्लेवरफुल। तो दोस्तों ये क्या हो गया? फ्लेवरलेस हो गया। दोस्तों आज के इस सेशन में हमने आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कराए हैं। एक कराया हमने आपको सर्किटस, एक कराया दोस्तों पिकेंट। दोनों के वर्ड मीनिंग, दोनों के एंड सिनोनिम्स, दोनों के एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए। सर्किटस का मतलब दोस्तों सर्किल की तरह से घुमावदार दोस्तों, घुमा करके, सीधा नहीं जाता दोस्तों, नॉट डायरेक्ट जो दोस्तों, नॉट स्ट्रेट। ट्विस्टिंग दोस्तों इस तरीके से ना, जो राउंड अबाउट दोस्तों, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड मीनिंग है एक, वो सारे के सारे दोस्तों सर्किटस है। इसके एंटोनिम दोस्तों हमने पढ़ लिए। एंटोनिम का मतलब क्या हो गया फिर दोस्तों? डायरेक्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, टू द पॉइंट हो गया। ऐसे दोस्तों पिकेंट का वर्ड मीनिंग हमने पढ़ा दोस्तों, जो बहुत ही टेस्टी खाना है, प्लीजेंट खाना है, लेकिन स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ऐसे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पिकेंट बोलते हैं। इसका मतलब फ्लेवरफुल भी हम इसको बोल देंगे, स्पाइसी भी बोल देंगे, टेंगी भी बोल देंगे दोस्तों। ये सारे के सारे फ्लेवरफुल भी बोल देंगे, सारे के सारे पिकेंट के सिनोनिम्स हैं। लेकिन इसके जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मतलब इसका एकदम अपोजिट, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्तों? ब्लैंड डाइट जो दोस्तों हम पढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों एग्जाम्स के हिसाब से। ऐसे ही कराएंगे दोस्तों हम आपको DSSS भी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।